नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जा रहे हैं जिसने आप कह सकते हैं वित्तीय जगत में काफी हलचल मचा दी है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक एक टेलीकॉम सेवा समूह पर 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब आधा बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की लोन धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। और ये गंभीर आरोप अमेरिका के बड़े नामी कर्जदाताओं ने लगाए हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में है भारतीय मूल के सीईओ बंकिम ब्रह्मभट्ट और उनसे जुड़ी भी कुछ कंपनियां। आरोप लगाने वालों में भी, जैसा मैंने कहा, कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं है। ब्लैक रॉक की निजी क्रेडिट शाखा एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स जैसे मतलब दिग्गज शामिल हैं। तो ये मामला सिर्फ पैसों के बड़े आंकड़ों का नहीं है। इसमें कथित तौर पर काफी पेचीदा तरीके इस्तेमाल हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय तार भी जुड़े होने की बात सामने आ रही है। तो चलिए आज इसी पर थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। आखिर ये कथित धोखाधड़ी कैसे हुई, इस जाल में कौन कौन सी कंपनियां शामिल बताई जा रही हैं, और अब जब मामला खुल गया है तो जमीनी हकीकत क्या है, मतलब कानूनी तौर पर क्या चल रहा है। आइए इन सब पहलुओं को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो इस कथित धोखाधड़ी के आकार पर ही अगर हम देखें, 500 मिलियन डॉलर से ज्यादा, ये रकम इतनी बड़ी है कि इसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। और जैसा कि बताया, इसमें एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स जैसे बड़े खिलाड़ी शामिल हैं जो खुद ब्लैक रॉक जैसी एक बहुत बड़ी निवेश कंपनी का हिस्सा है। तो जब इतने बड़े नाम और इतनी बड़ी रकम दांव पर हो तो मामला अपने आप में, आप कह सकती हैं, सनसनीखेज हो जाता है। बिल्कुल। आधा बिलियन डॉलर की कथित धोखाधड़ी का आरोप लगना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। इसका असर सिर्फ सीधे तौर पर जुड़े कर्जदाता और कंपनी तक ही सीमित नहीं रहता। ये पूरे निजी क्रेडिट बाजार, जिसे प्राइवेट क्रेडिट मार्केट कहते हैं, उसमें भरोसे को लेकर सवाल खड़े करता है। सोचने वाली बात तो ये है कि अगर एचपीएस जैसे बड़े और अनुभवी निवेशक के साथ ऐसा हो सकता है, तो फिर जोखिम प्रबंधन मतलब रिस्क मैनेजमेंट के मौजूदा तरीके कितने कारगर हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं पूरी इंडस्ट्री को अपनी प्रक्रियाओं की, खासकर कर्ज देने से पहले जो जांच पड़ताल होती है, जैसे ड्यू डिलिजेंस कहते हैं, उसकी गहराई से समीक्षा करने पर मजबूर कर देती हैं। तो ये ड्यू डिलिजेंस या जिसे हम उचित परिश्रम कहते हैं, इसमें चूक कहाँ हुई? आखिर ये कथित घोटाला किया कैसे गया? जानकारी के मुताबिक तरीका काफी शातिराना लगता है। आरोप ये है कि ब्रह्मभट्ट से जुड़ी कंपनियां, जिनमें ब्रॉडबैंड, टेलीकॉम और ब्रिज वॉइस जैसे नाम शामिल हैं, इन्होंने कथित तौर पर नकली चालान मतलब फैब्रिकेटेड इनवॉइसेस बनाए, यानी ऐसे बिल जो किसी असली सौदे पर आधारित थे ही नहीं। और इन नकली बिलों के सहारे कर्जदाताओं को यह यकीन दिलाया गया कि कंपनी को ग्राहकों से बहुत सारा पैसा मिलना बाकी है, जिसे अकाउंटिंग की भाषा में रिसीवेबल्स कहते हैं। हाँ, रिसीवेबल्स। जबकि असल में ये लेनदारियां या तो थी ही नहीं या फिर पूरी तरह से आप कह लें मनगढ़ंत थीं, और इसी के आधार पर भारी भरकम लोन उठा लिए गए। पर बात यही खत्म नहीं होती, ये तो शायद बस शुरुआत थी। जानकारी ये भी कहती है कि इस पूरी कहानी को और ज्यादा भरोसेमंद बनाने के लिए कथित तौर पर नकली ग्राहक ईमेल डोमेन तक बनाए गए। अच्छा, ईमेल डोमेन भी नकली? हाँ, सोचिए जरा, असली दिखने वाले नकली ईमेल एड्रेस, साथ ही दिखावटी अनुबंध मतलब शैम कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार किए गए, और ऐसी संपत्तियां, ऐसे एसेट्स दिखाए गए जो शायद सिर्फ कागजों पर ही मौजूद थे। ये सब मिलकर एक ऐसा मायाजाल बुना गया कि पहली नजर में शायद किसी को शक भी ना हो। यहीं पर मामला बहुत पेचीदा हो जाता है। इस तरह की जटिल योजनाएं ये काम कैसे कर पाती हैं? देखिए, जब कई कंपनियां शामिल हों, लेन देन की कई परतें हों और सारे दस्तावेज डिजिटल हों, तो कर्जदाताओं के लिए हर चीज की सच्चाई परखना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। खासकर निजी क्रेडिट जैसे क्षेत्रों में, जहां प्रक्रियाएं पारंपरिक बैंकों से थोड़ी अलग होती हैं और शायद कम मानकीकृत मतलब लेस स्टैंडर्डाइज्ड हो सकती हैं। अब आते हैं उचित परिश्रम या ड्यू डिलिजेंस पर। इसका मतलब सिर्फ कंपनी द्वारा दिए गए कागजात जैसे चालान या अनुबंध देख लेना भर नहीं होता। असली ड्यू डिलिजेंस का मतलब है जमीनी हकीकत की पड़ताल करना। क्या ये ग्राहक जिनके नाम पर चालान काटे गए हैं वो सच में मौजूद हैं? क्या उनका इस कंपनी के साथ व्यापार करने का कोई वास्तविक इतिहास है? क्या दिखाई जा रहे अनुबंध असली लेन देन पर आधारित हैं? क्या बताई जा रही संपत्ति वाकई में मौजूद है और कंपनी के नियंत्रण में है?
इस मामले में आरोप यही है कि ये बुनियादी जांच या तो हुई ही नहीं